जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल में ही मैंने अपनी एक सीरीज कंप्लीट की जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 12 लग्नों पर जो ट्रांजिट चेंज होने जा रहा है 1 मई से, उसके इफ़ेक्ट को समझाने का प्रयास किया। मन में एक विचार आया कि क्यों ना 2024-2025 इन दोनों वर्ष का भी थोड़ा सा अध्ययन किया जाए। ऐसे तो मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, समझा है और जितना मैंने इधर कुछ दिनों में उस पर रिसर्च किया है, क्योंकि एक बड़ी मेरे अंदर भी इच्छा थी, बहुत से लोगों के अंदर ये इच्छा है जानने की, क्योंकि बहुत सी भविष्यवाणियाँ आ रही हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है कि बड़े बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है और भयावह स्थितियाँ बन सकती हैं। इस तरह की भविष्यवाणियाँ बहुत आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद 2032 तक विश्व युद्ध हो जाए। ऐसी स्थितियों को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझसे शायद ज़्यादा जानकार लोग हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं भी प्रयास करता हूँ, समझता हूँ और कुछ पिछली जो घटनाएं घटी उनकी स्थितियों को मैंने सर्च किया, देखा और आज की स्थितियों से उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि ग्रह क्या करते हैं ना कि अपनी जब वापस उन स्थितियों में आते हैं घूम करके, तो कहते हैं ना इतिहास अपने आप को दोहराता है। कुछ वैसी ही बात वहाँ पर होती है, घटनाक्रम उसी हिसाब से बनता है। ठीक है, हालांकि ये तो ईश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। एस्ट्रोलॉजर से पोस्टमार्टम करते हैं, जब बड़ी घटना घट जाती है, कोई बड़ा भूकंप आ जाता है, कोई बड़ा युद्ध हो जाता है, तो हम केवल ग्रहों की चाल को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा तो सिर्फ ये परमेश्वर ही जानते हैं कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम ही जानते हैं कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। हाँ, ये सच है, ये बात तो सच है कि आने वाला समय मानव जाति के लिए संघर्षपूर्ण है। उसका कारण ये है कि अगर आप देखें, मानव जाति का इतिहास उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि आबादी के नियंत्रण के लिए प्रकृति ने हमेशा ही काम किया है। हर 100 साल में चाहे कोई महामारी के रूप में आया हो या विश्व युद्ध हुए हों, किसी न किसी रूप में उसने एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो नीचे आए। उसका कारण ये है कि पृथ्वी पे इस समय जो हमारे हालात हैं, 7-8 अरब की आबादी हमारी हो गई है, वो हालात कुछ ऐसे हैं कि संसाधनों की कमी होती चली जा रही है। मानव जाति अब आप बढ़ती चली जा रही है, बेलगाम बढ़ती चली जा रही है और संसाधनों की कमी होती चली जा रही है। और प्रकृति का काम है बैलेंस बनाए रखना, वो तो बैलेंस बनाने का प्रयास करेगी। उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के देशों में फर्टिलिटी रेट कम हो गई है, प्रजनन दर कम हो गई है, लोग बच्चे पैदा करना ही नहीं चाह रहे, नेचुरल रूप से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो रहे हैं। या तो शादियाँ नहीं हो रही हैं, रिलेशनशिप में जा रहे हैं मगर बच्चे पैदा करना नहीं चाह रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं उस प्रकृति का बैलेंस बनाने का काम है जो वो कर रही है। तो इस प्रक्रिया में अगर अगले कुछ सालों में कोई भयावह युद्ध हो जाए तो वो उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन खैर, मैं अपने स्टडी को 2024-2025 पर ही फोकस करके रखूँगा, उसी की बात करते हैं। मैंने जो पढ़ा है उसको आपसे शेयर करता हूँ, जो मैंने देखा है उसको आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, 2024 में अगर हम हिंदू संवत्सर की बात करें तो इस संवत्सर को काल युक्त संवत्सर बोला गया है और इसके बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं कही गई हैं। ये कहा गया है कि बड़े बड़े राष्ट्रों में टकराव होते हैं और कहीं ना कहीं विनाशकारी घटनाएं जन्म लेती। राजा भी मंगल और शनि, दो मंगल राजा है तो शनि मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर के दो ऐसे ग्रह हैं जिनके आपस में विचार नहीं मिलते। एक गर्म दल है, दूसरा नरम दल है। इनके पास दो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफाइल आ गई। ये कुछ ऐसे हालात हो गए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में ही मतभेद है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा विश्व है इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरेगा। एक तरफ तो अशांति जन्म लेगी, एक तरफ युद्ध के हालात बनेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उसको कंट्रोल करने का भी प्रयास करेंगे, रोकने का भी प्रयास करेंगे। ये 2024 की जो थीम दिख रही है कुछ ऐसी ही दिख रही है, अगर मैं संवत्सर के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करूं तो। और अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बढ़ें तो वो ग्रहों के गोचर के प्रभाव की बात करती है और वो कहती है, वो किसी संवत्सर को नहीं मानती, इसलिए कि हम ग्लोबल लेवल पर बात कर रहे होते हैं, दुनिया के सभी देशों को
समेटते हैं। आज की दुनिया में विनाश लाने के लिए किसी एक या दो देश ही पर्याप्त हैं, क्योंकि जिस तरह से हथियारों का जखीरा हर देश के पास मौजूद है, घोषित या अघोषित रूप से परमाणु बम मौजूद है, वो मतलब विनाश के लिए पर्याप्त है। तो अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में चलें, जहाँ पे शनि, राहु, गुरु और केतु, ये 4 ग्रह जो कि हमारे विजिबल प्लैनेट्स हैं, उनके राहु केतु तो शैडो प्लैनेट हैं, उनके ट्रांजिट को कंसीडर करते हैं। और 3 प्लैनेट जो आउटर स्पेस में रहते हैं, मतलब बहुत दूर है हमसे, जो व्यक्तिगत जीवन पे तो कोई बहुत प्रभाव नहीं डालते, जिसमें हर्शल, नेपच्यून और प्लूटो का नाम आता है, ये व्यक्तिगत रूप से तो कोई बहुत प्रभाव नहीं डालते हैं। लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च में ये ज़रूर निकला है कि विश्व की परिस्थितियों को बदलने में या जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को बदलने में इनका रोल प्ले बहुत रहता है। इन्होंने समय समय पर बड़ी क्रांति की है, बड़े युद्ध की नींव रखी है, बड़े सामाजिक परिवर्तन लेकर के आए हैं, और ख़ासकर तब जब ये शनि, राहु या गुरु जैसे बड़े ग्रहों से मिल जाएं। तो एक ऐसा इंटरेस्टिंग इवेंट 2023-2024 में भी होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग इवेंट ये है कि नेपच्यून मीन राशि में मौजूद है, राहु धीरे धीरे नेपच्यून की तरफ बढ़ रहे हैं, और शनि भी कुंभ राशि से धीरे धीरे नेपच्यून की तरफ बढ़ रहे हैं, और 2025 में इनका मिलन हो जाएगा। अब नेपच्यून का जलीय राशि में शनि और राहु के साथ मिलना निश्चित रूप से कुछ बड़े परिवर्तन लेकर के आएगा। 2025 जब कभी भी 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा, लोकतांत्रिक इतिहास लिखा जाएगा, तो 2025 को एक माइलस्टोन ईयर के रूप में याद किया जाएगा। कुछ बड़े परिवर्तन ग्लोबल लेवल पर आएंगे, बड़े बड़े सरकारें मजबूर होंगी कुछ नई पॉलिसीज़ बनाने के लिए, कुछ नई चीज़ों को सोचने के लिए। 2-3 विषय जो मैंने देखे हैं, जो कि मुझे लगता है कि प्राइम फोकस रहेंगे स्पेशली 2025 में, भूमिका 2024 से ही बनेगी। एक रहेगा ड्रग कार्टेल को लेकर के स्ट्रिक्ट एक्शन, क्योंकि नेपच्यून इस पूरी गतिविधि का कारक है, उसको जोड़ा गया है। जितने भी तरह के एडिक्शंस हैं, नेपच्यून से उनका कनेक्शन माना गया है। और शनि और राहु क्या करते हैं? शनि दंड नायक हैं, दंड देना उनका काम है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाना शनि का काम है, और राहु उस स्ट्रिक्ट पॉलिसी को बनाने में शनि की मदद करते हैं। शनि और राहु दोनों ही डेमोक्रेसी के कारक ग्रह हैं। जब इससे पहले मोनार्चिज्म था, राजवंश थे, तो सूर्य और मंगल उसके कारक ग्रह हुआ करते थे। अब हम जिस युग में रह रहे हैं, जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, और अब लंबे समय तक जिस व्यवस्था में रहेंगे, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक ही रहेगी, मोर और लेस। तो शनि राहु डेमोक्रेसी के कारक हैं, और डेमोक्रेसी किससे चलती है? विरोध से। इसलिए दोनों छठे घर के भी कारक हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इन विषयों को लेकर के, जिसमें कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग जो है, उसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेंट्स पूरी दुनिया में इधर से उधर हो रहे हैं, इसको लेकर के भी जनता का विरोध प्रदर्शन दिखेगा। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त माहौल बनेगा कि इसके लिए हमें दुनिया के तमाम सरकारें इस बात के लिए बाध्य होंगी कि वो कुछ कठोर निर्णय लें, कुछ इस पर सोच विचार करें, कुछ नई पॉलिसीज़ लेकर के आएँ। ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहेगा। उसके अलावा वाटर कंजर्वेशन, पूरी दुनिया में जैसे एक ग्लोबल कॉल बनी थी ओजोन लेयर को लेकर के, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को लेकर के, फिर उस पर ग्लोबल लेवल पर एक पॉलिसी मेकिंग का भी काम हुआ, और धीरे धीरे तमाम WTO ने भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन बदले, और तमाम देशों ने अपनी पॉलिसीज़ को बदला। तो कहीं ना कहीं वाटर कंजर्वेशन को लेकर के भी एक कॉल उठेगी ग्लोबल लेवल पर कि हमें एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और उसमें कहीं ना कहीं जो आज की डेट में समुद्र जो एक बहुत बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा बन गया है, जिससे उसकी पूरी इकोलॉजी ख़राब हो रही है, पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर समुद्र का इकोसिस्टम ख़राब होगा तो हमारा भी इकोसिस्टम ख़राब होगा, वो डीपली उससे कनेक्टेड है। तो इस गंभीर विषय पर भी कहीं एक बड़ी ग्लोबल कॉल आएगी, कुछ NGOs के थ्रू, कुछ लोगों के थ्रू, और कहीं ना कहीं एक वैश्विक रूप से सहमति बनेगी कि हमें एक पॉलिसी की ज़रूरत है, हमें इस विषय पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये 3 बड़े मुद्दे रहेंगे अगले 2 सालों में।
एक तो ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल इमिग्रेंट्स और वाटर कंजर्वेशन, जिसमें समुद्र का भी हिस्सा, समुद्र को भी सुरक्षित करना बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाएगा उसमें। तो ये 3 बड़ी एक चीज़ें रहेंगी अगले 2 सालों में। अब अगर बात करूं कि जैसा कहा जा रहा है कि कुछ बड़े युद्ध हो जाएंगे या विश्व युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, तो विश्व युद्ध जैसे हालात तो नहीं दिखते। इसका कारण ये है कि अभी मैं देख रहा था जब 90-91 में खाड़ी युद्ध हुआ था या प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उन सब की मैंने थोड़ा सा उसमें ग्रहों के गोचर को देखा, तो मैंने पाया कि शनि राहु के साथ कहीं ना कहीं जुपिटर भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गए थे। एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ आपको। 90-91 में जब खाड़ी का युद्ध हुआ तो शनि राहु एक साथ थे और जुपिटर केतु के साथ आ गए थे। तो कहीं ना कहीं जुपिटर, जो कि पूरे विश्व का इनके ऊपर जिम्मेदारी रक्षा की है, जीव कारक कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा जीवन को जन्म देते हैं, जीवन को बढ़ने में सहयोग करते हैं, लेकिन उस जीवन की सस्टेनेबिलिटी की जब बात आती है तो वहाँ बृहस्पति का रोल बहुत बढ़ जाता है। बृहस्पति को सस्टेनेंस का प्लैनेट माना गया है। और अच्छी चीज़ ये है कि 2024 और 2025 में बृहस्पति नकारात्मक प्रभावों से बाहर आ रहे हैं। यानी अब जब मई में वो राशि बदलेंगे तो अभी तक वो शनि की दृष्टि में थे, कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि से वो बाहर आ जाएंगे और राहु और केतु से भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में नहीं होंगे। हालांकि उनकी राशि में शनि राहु जरूर मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो उनके ऊपर नेगेटिव रहेगा, लेकिन किसी तरह की दृष्टि या कंजंक्शन में वो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं 2023 में भी, 2024 में भी। और अगर देखा जाए तो 2025 में थोड़े समय के लिए जब शनि मीन राशि में आएंगे तो वृषभ राशि पे उनकी दृष्टि होगी जरूर, लेकिन बृहस्पति तब तक इतनी डिग्रीज में आगे बढ़ चुके होंगे कि वो शनि की पूर्ण दृष्टि उनके ऊपर नहीं आएगी। वृषभ राशि को जरूर शनि देखेंगे, लेकिन शायद बृहस्पति उनकी दृष्टि से बाहर रहेंगे। तो देव गुरु बृहस्पति का दोनों सालों में एक नकारात्मक प्रभावों से बाहर रहना इस बात को दिखाता है कि भयावह परिस्थितियां नहीं बनने देंगे वो। वर्ल्ड वार जैसे सिचुएशन, वॉर लड़ाइयाँ तो होंगी। अभी देखिए, आप देख ही रहे हैं कि इजराइल ने कैसे ईरान पर हमला कर दिया है, तो ये मसला लंबा खींचेगा क्योंकि मंगल फिर से 23 अप्रैल से राहु को ज्वाइन करने जा रहे हैं। कुछ दिन चलेगा ये मामला, फिर फर्स्ट हाफ के बाद थोड़ी सी शांति आएगी। फिर अगर 2025 के फर्स्ट हाफ की बात करें तो फिर से एक बार शनि राहु का मिलना, उसके बाद अप्रैल मई में मंगल केतु फिर कनेक्टेड होंगे। केतु मास डिस्ट्रॉयर है। अभी जो रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध हुआ तो मंगल और केतु एक दूसरे को छू करके निकले और युद्ध शुरू हो गया। कोरोना की बात करें तो शनि गुरु केतु के साथ आ गए, कोरोना फैल गया। तो कहीं ना कहीं एक और युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, खाड़ी युद्ध जैसी लगभग वैसी स्थिति बन सकती है क्योंकि सेंटर वही बनता दिख रहा है। लेकिन बृहस्पति का सकारात्मक रहना वर्ल्ड ऑर्डर को, पीस को बनाए रखेगा। कहीं ना कहीं जो बड़े शक्तिशाली देश हैं उनके जो हेड्स हैं वो अपने बुद्धि और विवेक का परिचय देंगे, धैर्य बनाए रखेंगे और एक विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियों को या बहुत भयानक मास डिस्ट्रॉयर युद्ध जैसी परिस्थितियों को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे, रोकने में सक्षम होंगे। हालांकि टकराव आपस में चलेंगे और जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्राइसेस पे भी असर पड़ेगा और पूरी दुनिया में वो प्राइस हाइक हो सकती है, या ओपेक कंट्रीज़ कोई कठोर डिसीजन भी ले सकती हैं इजराइल को रोकने के लिए। ऐसे हालात 2025 में बनते दिख रहे हैं जहाँ पे कि इस तरह के जैसे कह सकते हैं कि वैचारिक टकराव हो सकते हैं। भयानक युद्ध तो नहीं, लेकिन हाँ पॉलिसी के लेवल पर झगड़े हो सकते हैं। तो 2024-2025 को अगर सरल भाषा मतलब एक समराइज करके देखें तो ये दोनों साल कहीं ना कहीं मानवता के लिए तनावपूर्ण है। युद्ध जैसे हालात भी बनेंगे, प्राकृतिक प्रकोप भी रहेगा क्योंकि जलीय राशि में शनि राहु और नेपच्यून आ रहे हैं। तो हालात कुछ ऐसे होंगे, कहीं कहीं पर भयावह बारिश हो सकती जैसे अभी हमने हाल में दुबई में देखी। और ख़ासकर जो कन्या और मीन राशि के क्षेत्र में आने वाले देश हैं, अगर श्री के.एन. राव की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग ब्राज़ील, तुर्की, जर्मनी, नॉर्वे, यूरोप का अच्छा खासा भाग, ये
कन्या और मीन राशि के एक्सिस में आते हैं। तो ये जो एपी सेंटर रहेंगे ये देश किस चीज़ के लिए? प्राकृतिक तबाही के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पर भयावह बारिश हो सकती है, कहीं पर सुनामी भी आ सकती है और कहीं पे सूखे जैसे हालात भी हो सकते हैं। तो ये जो 2024-25 का पूरा एक सिनेरियो है वो यही रहेगा कि प्राकृतिक प्रकोप भी रहेंगे, कुछ देशों में युद्ध जैसे हालात भी बनेंगे, जिसमें इज़राइल का नाम सबसे ऊपर है और वो दिख भी रहा है, कि इज़राइल के लग्न भी केन राव जी के अनुसार कन्या लग्नी है और कन्या लग्न होने की वजह से वो राहु केतु एक्सिस से तो गुजरे रहे हैं और बहुत बड़ा ट्रांसफार्मल चेंज, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके एंड पर भी होना है और कहीं ना कहीं ये रशिया के एंड पे भी होना है। तो ये दोनों देश अपने आसपास के माहौल को तनावपूर्ण रखेंगे, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बहुत बुरी कंडीशन क्रिएट नहीं होगी, कोई विश्व युद्ध जैसे हालात नहीं बनेंगे या कोई ऐसा पैंडेमिक जिसकी भविष्यवाणी बार बार की जा रही है कि दोबारा कोई पैंडेमिक आ सकता है, तो वैसा भी दिखाई नहीं पड़ता है। हम एक समाज के तौर पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे और ख़ासकर जो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं इन 2 सालों में बहुत होशियार रहें, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो ज़बरदस्त फ्लैक्चुएशन मोड में आएगी, क्योंकि जब जब दुनिया में युद्ध के हालात बनते हैं शेयर मार्केट फ्लैक्चुएशन में आती है। और शनि राहु के मिलने से तो फिर कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, जो मिनरल से रिलेटेड इंडस्ट्री है, उनमें ज़बरदस्त उठापटक देखने को मिलेगी, ज़बरदस्त उथल पुथल देखने को मिलेगी। अच्छी चीज़ ये है कि शनि राहु भी बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, 2-3 महीने का मिलन है, उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे को छोड़ देंगे। शनि आगे निकलेंगे मीन राशि में और राहु वापस कुंभ राशि में आ जाएंगे और धीरे धीरे उनके बीच में एक पर्याप्त डिफरेंस आ जाएगा जो कि हालात को फिर से नियंत्रित कर देगा। तो देखा जाए तो पहले 6 महीने 2024 के और पहले 6 महीने 2025 के विश्व के लिए निश्चित रूप से तनावपूर्ण हैं और इसमें चैलेंजिंग परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, लेकिन फिर जो नेचुरल रक्षा करने वाले हैं भगवान बृहस्पति, जिनके देवता भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु को रक्षक माना गया है, वो अपने रक्षक रूप का पालन करेंगे और दुनिया की रक्षा करेंगे। ऐसा ही मैं देख रहा हूँ, जितनी मेरी जानकारी है मैंने इसको आप लोगों से शेयर किया है। फिर आगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम।